हाँ जी, नमस्कार। मैं सुरजीत यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं और आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आपका मोटिवेशन मुझे लगातार मिल रहा है, आपके कमेंट रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर इन सभी के बीच में देखा जाए तो ये कि अब आप पढ़ नहीं रहे। पता नहीं क्या कारण है ना पढ़ने का, लेकिन अब आप पढ़ नहीं रहे। जब आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप पढ़ नहीं रहे। ठीक है, पहले आप कहते थे पढ़ाओ पढ़ाओ सर, फ्री पढ़ाइए। अब हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं तो अब पढ़ नहीं रहे। उसका कुछ कारण हो सकता है, कुछ पारिवारिक मजबूरियां हो सकती हैं। हो सकता है बहुत से बच्चे किसान परिवार से आते हैं तो खेती बाड़ी का समय है अभी, तो उसमें व्यस्त होंगे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ आप समय निकाल कर जब भी आपको समय मिले, शाम को, रात को, दिन में, ज़रूर पढ़ा करिए भैया। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, टाइम से आता हूँ, लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर समझाता हूँ आपको, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है, सभी लोग भाई साहब, है ना। चलिए, क्या हो गया, देखो आज ना हिंदी की, बेसिक हिंदी की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आप सभी, मुझे आशा उम्मीद है कि कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। ठीक, तो पिछली क्लास में मैंने आपको जो बताया था वो ये बता दिया था कि वर्ड क्या होता है और अक्षर क्या होता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने यहाँ छोड़ा था आपको। और फिर मैंने ये भी कहा था कि इससे रिलेटेड जो भी आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पॉइंट हैं, वो भी मैं आपको क्या कराऊंगा, नोट कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ तक हमारी कहानी पहुंच गई थी और इससे आगे की कहानी को मैंने कहने को कहा था, वो मैं आज करूंगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने वीडियो में एक बात और कही थी कि हम हिंदी के कोई दो पार्ट साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, एक हम जैसे व्याकरण का हिस्सा लेकर चल रहे हैं, तो दूसरा एक और हिस्सा कुछ न कुछ शब्दावली का है ना। आज शब्दावली का कुछ न कुछ चीज़ सीखेंगे। तो मेरी जो कोशिश रहती है ना, वो ये रहेगी कि आपका एग्ज़ाम में स्कोर कैसे अच्छा हो, आप एग्ज़ाम में स्कोर कैसे अच्छा कर गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको विद्वान बना दूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर गया है। ठीक है, विद्वान बनने में और सिलेक्शन लेने में थोड़ा अंतर है। सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि सारी ही चीज़ों से पढ़ना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता है। विद्वान होने के लिए पूरी की पूरी व्याकरण को बहुत गहराई से पढ़ाने बैठ जाओ, पूरा साहित्य बहुत गहराई से पढ़ाने बैठ जाओ, उन चीज़ों का मतलब नहीं है। मैं आपको 2 महीने में पूरी हिंदी करा दूंगा, एकदम बढ़िया करा दूंगा। लगभग आपके मान के चलिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, आपका स्कोर 30 से 35 तक हो जाएगा। मैं 37 की गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा 33 34 35 ये स्कोर होगा आपका। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हो सकता है जो अच्छी मेहनत करेगा वो और अच्छा स्कोर कर देगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका था। अब वर्ड और अक्षर के बारे में मैं आपको उस दिन बता चुका था कि वर्ड क्या होता है। वही वर्ड होता है भैया एक ध्वनि वाली आकृति। ठीक है, एक ध्वनि वाली आकृति क्या होती है आपकी, वर्ड होती हैं। और दो ध्वनि वाली आकृति या दो से ज़्यादा वाली आकृति क्या कहलाती हैं, वो हमारे अक्षर कहलाती हैं। इतनी बात हो गई थी। ठीक, तो चलो अब हम आपको क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। ठीक, चलिए, तो आप हेडिंग डाल लेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट। ये आपके एग्जाम में आए हुए पॉइंट है, मैंने नोट नहीं कर पाए कौन से एग्जाम में आए हैं, वहां से देख नहीं पाया था, लेकिन इतना पता है कि ये आए हैं, एग्जाम में आए हैं। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि सारी चीजें मैं एनालिसिस करता हूं। देखो, भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है भैया। भाषा की मूल इकाई क्या होती है, ध्वनि। हम हिंदी भाषा को सीख रहे हैं ना, तो हम कौन सी साउंड बोल रहे हैं भाई, हिंदी भाषा के वर्णों को उच्चारण कर रहे हैं। वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो एक ध्वनि आ रही है, और ध्वनि आ रही है, उसी ध्वनि से तो हम पता करते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति हिंदी बोल रहा है,
ध्वनि को सुनकर ही तो हम बताते हैं कि ये अंग्रेजी में बात कर रहा है, ध्वनि को सुनकर ही तो हम बताते हैं कि साहब ये जापानी में बात कर रहा है, साहब ये संस्कृत में बात कर रहा है। होता ही नहीं होता भाई। आप किसी की भाषा को किस आधार पे बता सकते हो? इसी आधार पे तो बताते हैं जब सामने वाले के मुंह से आप साउंड को सुनते हैं। जब सामने वाला अंग्रेजी बोलेगा तो वो अंग्रेजी की साउंड होंगे, अंग्रेजी की ध्वनि होगी, संस्कृत बोलेगा संस्कृत की। तो जो भाषा वो बोल रहा है उसकी मूल इकाई क्या हो जाती है भैया? उसकी मूल इकाई हो जाती है ध्वनि। ठीक है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा फैक्ट ये है कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या होता है? ठीक है, चलिए इसमें पहला पॉइंट छूट रहा है, वो मैं आपको कराता हूँ। दूसरा तीसरा, इससे पहले एक और स्लाइड है वो भी करा दूंगा मैं भी आपको। ठीक है, देख नहीं पाया था, है इसमें। ठीक, इसमें लिखा है भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। गौर करने वाली बात क्या है भैया? पूर्ण सार्थक इकाई। सार्थक का अर्थ होता है भैया अर्थ सहित। सार्थक का अर्थ क्या होता है? अर्थ सहित, जिसका कोई अर्थ निकले। और यहां लिखा है पूर्ण अर्थ, और पूर्ण अर्थ में लिखा है भैया कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। अब मान के चलिए थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को समझाने से पहले, चलिए मैंने अगर आपके सामने ऐसे लिख दिया, खाना खाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। अब मान लो मैंने अगर एक सामने आपके सामने एक शब्द लिख दिया खाना खाती है, तो अब आपको पता ही नहीं है कौन खाती है। कोई गाय खाती है, कोई महिला खाती है ना, कोई लड़की खाती है। कौन खाती है पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो हमें सार्थक अर्थ नहीं मिला। और सार्थक अर्थ अगर हमें चाहिए तो हमें जितने भी शब्द हमें दिए गए हैं उनके हमें क्या बनाना पड़ेगा? पूर्ण सार्थक बनाना पड़ेगा। और पूर्ण सार्थक बनाने के लिए हमें यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखना पड़ेगा। और जब व्यक्ति विशेष का नाम हम लिख देंगे, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया सीता खाना खाती है, तो अब ये मेरा क्या हो गया साहब? पूरा एक सार्थक वाक्य हो गया। अब मुझे पूरा अर्थ मिल रहा है, इन सभी से मुझे एक पूरा अर्थ मिल रहा है। और जब मुझे पूरा अर्थ मिल रहा है, पूर्ण अर्थ मिल रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या कहलाती है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। पहला पॉइंट इसमें रह गया था वो ये है, ये देखो लिखा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भैया? वर्ड होती है, वर्ड कहलाती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। शब्द की सबसे छोटी इकाई, इस चीज को समझ लें। देखो पहला यहाँ पे जो दिया है वो ये चीज, इस पे गौर करें। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, भाषा की नहीं। गौर रखना ये चीज, भाषा शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, शब्द इस्तेमाल हुआ है। शब्द की सबसे छोटी इकाई, ऐसे समझ लो। ठीक है, मैं अगर यहाँ नाम लिख दूं, मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया यहाँ नीलेश, है ना, नीलेश एक शब्द लिख दिया मैंने नीलेश, समझना इस चीज को। अब ये एक शब्द है। अब मैंने कहा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। तो जब भी मैं इसको अगर तोड़ूंगा तो सबसे पहले तो ये किस में टूटेगा? ये सबसे पहले तो टूटेगा भैया अक्षर में, इसका अक्षर विच्छेद होगा। फिर अगर ये टूटेगा ना, अब टूटेगा ये वर्ड में, क्योंकि चलिए अब हो गया तो कोई बात। अब देखो भैया, ठीक है, नीलेश को जब मैंने तोड़ा तो ये टूटा है भैया किसमें? अक्षर में। ये सारे क्या हैं? अक्षर। क्यों है अक्षर? क्योंकि ये क्या है? दो दो साउंड लेके बैठे हैं, और दो ध्वनि वाली आकृति क्या कहलाती हैं? अक्षर कहलाती हैं। और ये क्या है? सारे, ये सारे क्या हैं? वर्ड हैं। ये वर्ड में टूटा है, ये शब्द वर्ड में टूटा है, ये यहाँ अक्षरों में टूटा हुआ है। तो जब हम देख रहे हैं कि सारे के सारे के सारे क्या हो गए? वर्ड अलग अलग हो गए। और जब वर्ड अलग अलग हो गए
और अगर हम सभी वर्णों को मिला दें तो ये क्या बन जाता है, अक्षर, और अक्षर से भी क्या बन जाता है, शब्द। यानी कि किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। उससे छोटा कुछ नहीं होता, उससे छोटा उसमें टूटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, आशा उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब आता है आपका चौथा पॉइंट कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। देखो, अभी जो इस्तेमाल हुआ था वहां शब्द हुआ था, अब यहाँ शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है, अब यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है एक एक, यहाँ यही चीज तो गौर करनी है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। इससे पहले हमने पढ़ा था पूर्ण सार्थक इकाई, पूर्ण हट जाएगा और सिर्फ सार्थक इकाई रह जाएगा तो फिर क्या कहेंगे हम, शब्द। ठीक है, पूर्ण सार्थक इकाई क्या होता है, यह शब्द होता है। शब्द के माध्यम से ही तो हमें पता चलता है। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया आम, इस शब्द से ही तो मुझे पता चल रहा है कि हम किसी फल विशेष की बात कर रहे हैं। यानी कि ये शब्द अर्थ देता है। कैसा अर्थ देता है, सार्थक, सही अर्थ देता है। ठीक है, क्या देता है, सही अर्थ देता है। तो सही अर्थ देता है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होता है, शब्द होता है। ठीक है, ऐसी आशा और उम्मीद है कि आपको इतने 4-5 पॉइंट ये समझ में आए होंगे। ठीक, चलो अब वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, अपनी चीजों पर, और उसका नाम है भैया वर्ड। क्या नाम है भैया, वर्ड। ठीक, चलिए, क्या कहानी है वर्ड की। वर्ड के बारे में हम इतना ही समझे हैं, इतना ही जाने हैं कि एक ध्वनि वाली आकृति हमारी क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। ठीक है, एक ध्वनि वाली आकृति क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। अब चलिए, चाहे तो आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, वैसे तो मैंने पहले आपको लिखा दिया है, और आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एक ध्वनि वाली आकृति क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। ठीक है, एक ध्वनि वाली आकृति वर्ड कहलाती है। एग्जाम्पल में आप इस तरह से लिख सकते हैं, क, ख, ग, घ, ये इस तरह की आकृति। और आप लिख सकते हैं सारे स्वर क्या होते हैं, सारे स्वर वर्ड में आते हैं। ठीक, अब इससे आगे की बातें होंगी। क्या है बातें, देखते हैं। अब पूछा ये जाता है कि बताइए वर्ड के प्रकार कितने होते हैं। क्या पूछा जाता है, वर्ड के प्रकार कितने होते हैं, या आपसे ये पूछ लिया जाता है हिंदी में वर्डों की संख्या कितनी है। अब इन दोनों चीजों में अंतर है। ठीक है, और अंतर अभी हम देखेंगे क्या अंतर है। देखो, क्या पूछा जाएगा कि बताइए हिंदी में वर्ड के कितने भेद हैं या प्रकार हैं। वर्ड के कितने भेद या प्रकार हैं वो चीज आप देख लें। देखो भैया, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, मेरी एक एक लाइन को गौर से सुने। अगर आपसे ये कहा जाए ना कि बताइए वर्ड के कुल भेद कितने हो, मूल का अर्थ होता है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जड़। ठीक है, आप कहेंगे सर वर्ड के मूल भेद होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं वो दोनों, स्वर और व्यंजन। अगर आपसे ये कहा जाए कि बताइए वर्ड के कुल कुल कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया वर्ड के कुल प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। तीसरा प्रकार क्या होता है आपका, अयोगवा और व्यंजन और स्वर। समझ गए होंगे आप इतनी सी बात। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वर्ड के मूल भेद कितने होते हैं, तो वर्ड के कुल प्रकार कितने होते हैं, 3। ठीक, अब यहीं से आपको थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताकर चल रहा हूं। देखिए, हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है
सारी चीज़ें मैं आपको अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया? 39। 33 भी होती है, अभी बातें कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा घबराएं नहीं, सारी बातें होंगी, आप टेंशन ना लें। बस अभी जो मैं आपसे कह रहा हूँ बस वो बातें ध्यान रखें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है, मूल और कुल को हटा देता हूँ। आप इस चीज़ को अपने नोट कर लिए होंगे कॉपी पे, ठीक। चलिए, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। और अयोगवा हिंदी में कितने होते हैं? 2, ठीक है। तो इस तरह से आपके 11 प्लस 39, 50, 50 और 2 क्या हो जाते हैं? 52, 52। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी में वर्णों की कितनी संख्या है? तो आप आंसर देंगे हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 52 है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है भैया? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। तो आपको पता चला होगा कि 52 कैसे है, ठीक है। चलिए, अभी व्यंजनों पर भी बात करेंगे। सारी बातें होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कई बार पढ़ा भी होगा किताबों में, चीजें देखी भी होंगी, सारा कुछ है। अब चलते हैं अयोगवा की तरफ। चलिए, देखो, वर्ड, स्वर, व्यंजन, अयोगवा आप किसी भी किताब में पढ़ेंगे, आपको स्वरों से पहले उठा लिया जाता है, स्वरों से पहले बताया जाता है। देखो, मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में अयोगवा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको स्वर के बारे में बताऊंगा, फिर व्यंजन के बारे में बताऊंगा। इस क्रम में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और आपके जो एग्जाम है उसमें आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, वैसे हम लेके चलेंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिए, ऐसे समझ लो ये पेड बैच है ना, वैसे क्लास चल रही है, कोई लाइव क्लास है नहीं। मैंने पहले ही कहा, लाइव क्लास होती तो इतना डिस्टरबेंस हो जाता बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं, फिर उसको पढ़कर उनका आंसर दो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लाइव क्लास होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए, और आगे मैं खुद लाइव पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़े से चीज़ें, थोड़ा सा सिस्टम वैसा है नहीं, करने की प्रयास है पूरा, धीमे धीमे करेंगे। और लेकिन देखो भैया, क्लास कैसी लग रही है ये भी साथ के साथ कमेंट करें, क्योंकि आप समझिए, आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर आपको कुछ ऐसा भी लग रहा है कि नहीं आप सर नहीं बेकार पढ़ा रहे हो, तो आप वो कमेंट भी कर दो, उसका भी स्वागत है। मेरी आदत है कि आप मेरे लिए नेगेटिव बोलेंगे तो, पॉजिटिव बोलेंगे तो, मैं दोनों ही चीज़ें आपकी लाइक करता हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो एक दोहा भी है कि निंदक नियरे राखिए। तो जब आपकी निंदा करने वाले आपके नज़दीक रहेंगे तो आपको क्या होगा? आपकी सारी कमजोरियां पता चल जाएंगी, और आपकी अगर आपकी सारी कमजोरियां पता चल जाएंगी तो फिर क्या होगा? आप उन कमजोरियों में सुधार करेंगे, सुधार करेंगे तो अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छे टीचर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप जैसा भी आपको लगे, अच्छा लग रहा है तो अच्छा भी कमेंट करें। आपको ये लगता है कि नहीं साहब हमें भाई साहब की निंदा करनी चाहिए, खराब पढ़ाते हैं, तो आप वो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नेगेटिव कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी लोग मेरे बारे में कर देते हैं कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स, मुझे कभी बुरा नहीं लगता, मैं तो और स्वागत करता हूँ, बाहें खोल के करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर अपने इसी टॉपिक। तो इस टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ये अयोगवाह क्या चीज होती है। आइए, जैसा कि भाई साहब इसका नाम है, ठीक है, क्या है? नाम है, वैसा ही इसका काम है। क्या काम है भैया? क्या अयोगवाह वास्तव में वर्ड होते हैं? आपने कहीं कहीं किताबों में पढ़ा होगा, आपसे अगर पूछ लिया जाता है अयोगवाह क्या होते हैं, कि वर्ड होते हैं, ठीक है साहब, बता देते हो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप ये भी बता देते हो, छोटी अंग और बड़ी अंग। आपका कहने का, बोलने का सेंस क्या होता है? छोटी अंग और बड़ी अंग। अरे सुधर जाओ भाई, ये ना तो छोटी अंग है ना बड़ी अंग है, ठीक है। टीचर क्या करते हैं बचपन में, हमें पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कुछ सहायक शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें भी धीमे धीमे वही टोन इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि यहाँ मैं आगरा से पढ़ा रहा हूँ, और आगरा में क्या होता है,
इस वर्ड को, ये वर्ड आपने देखा हुआ है ना। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, जितने बच्चे देख रहे हैं या इस वीडियो को देखें, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ इस वर्ड को क्या बोला जाता है, जरूर कमेंट करें, ठीक है, प्लीज जरूर। आगरा में मैंने सुना इस वर्ड को बोला जाता है चूल्हे मैया। क्या बोला जाता है? चूल्हे मैया। चूल्हे मैया भाई, ठीक है, क्या बोला जाता है? चूल्हे मैया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, जौनपुर, पूर्वांचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, है ना, भदोही, बाराबंकी, जितने भी पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट हैं वो कमेंट करें। पश्चिम के जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरठ, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, है ना, शामली, अमरोहा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा में आगरा, फिरोजाबाद, एटा, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, मैनपुरी और आपका इटावा, मथुरा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या बोला जाता है? प्लीज़ सारे लोग कमेंट करें, मैं जानना चाहता हूँ इस वर्ड को आप लोग क्या पढ़ते हैं। मैं भी बताऊंगा इसका वास्तविक टोन क्या है और आप लोग क्या पढ़ते हैं, आगे चीज़ें आएंगी उसमें, ठीक है, तो ज़रूर करें। तो यहाँ इसे पूछने का सेंस ये था कि आप इसे छोटी अंग और बड़ी अंग पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक तौर पे क्या पढ़ा जाता है तो वो भी हम आपको बताएंगे और आपके लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे आने वाले फ्यूचर में, आपके खुद के बच्चे ही वर्णमाला पढ़ेंगे भविष्य में। मैं नहीं चाहता कि आप उनको छोटी अंग, बड़ी अंग, चूल्हे मैया, इस तरह की कोई चीज़ें बताओ, ठीक है। चलिए, क्या चीज़ है देखेंगे, अयोगवा। अयोगवा क्या है भैया? अपने नाम से ही स्पष्ट है। और क्या स्पष्ट है इसमें? देखो, ये जो शब्द बना है ना, ऐसे करके बना है, ठीक। आपने अयोगवा के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, और देखिए मैं भी आपको थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत से लोग भी जानेंगे नए तरीके से कैसे अयोगवा के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। देखिए, अयोगवा नाम से ही स्पष्ट है, अ के योग से, अ के योग से अपना अर्थ वहन करने वाले, अपना अर्थ वहन करने वाले क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं। आ के योग से अपना अर्थ वहन करने वाले। आपको अगर ऐसा लगता है ना मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी धीमी है, तो फिर आप वीडियो के एंड में जब भी ख़त्म हो जाए उसके बाद आप स्पीड में देख लिया करो। मैं धीमे इसलिए भी पढ़ाता हूँ क्योंकि जो बेसिक बच्चे हैं उनको थोड़े अच्छे से समझ में आए, तसल्ली से समझ में आए, ठीक है। तो आके योग से अपना अर्थ वहन करने वाले क्या कहलाते हैं? अयोगवा। होते क्या है सर ये अयोगवा? तो एक चीज ध्यान रखना, यही आया हुआ प्रश्न है। और किस में आया हुआ प्रश्न है भैया? यूपीएसआई में अयोगवाह पूछा यह गया है कि अयोगवाह मूल रूप से क्या होते हैं? अयोगवाह मूल रूप से तो चिन्ह होते हैं। अयोगवाह मूल रूप से क्या होते हैं? अयोगवाह मूल रूप से चिन्ह होते हैं। कौन कौन से चिन्ह होते हैं? अनुस्वार चिन्ह और विसर्ग चिन्ह। कौन कौन से चिन्ह होते हैं? मैं लिख देता हूं भैया। अयोगवाह, अयोगवाह मूल रूप से क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं भैया। कौन कौन से चिन्ह? अनुस्वार चिन्ह और विसर्ग चिन्ह। लेकिन ये चिन्ह अपना अर्थ बनाने के लिए, अपना अर्थ वहन करने के लिए, वहन का मतलब बनाना, सृजित करना, ये चिन्ह क्या करते हैं? ये चिन्ह आके योग से अपना अर्थ वहन करते हैं। आके योग से क्या करते हैं? अपना अर्थ वहन करते हैं, अपना अर्थ बनाते हैं। तो फिर ये क्या कहलाते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन चिन्हों में एक चिन्ह ये है जो मैंने ये लगा दिया, एक चिन्ह ये है विसर्ग, ये मैंने ये लगा दिया। तो आप देख रहे हैं ना, इन चिन्हों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और किसके साथ किया जा रहा है? और आपका इन चिन्हों का जो इस्तेमाल है ना, वो किसके साथ हो रहा है? अ के साथ। किसके साथ हो रहा है? अ के साथ, ठीक है। इन चिन्हों का इस्तेमाल किसके साथ हो रहा है? अ के साथ। तो फिर जब ये अ वर्ड के साथ इन चिन्हों का प्रयोग हो गया, इन चिन्हों का प्रयोग जब अ वर्ड के साथ हो गया, तो फिर ये क्या बन गए? अब ये बन गए भैया अयोगवा वर्ड,
क्या बन गए भैया? अयोगवा वर्ड। आशा और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इतनी सी चीज आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे बनी। दूसरा, अब ये ना तो छोटी अंग है ना बड़ी अंग है, क्या बोलते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं हम अंग, इसको पढ़ते हैं अह, इसको अंग, इसको अह। ठीक है, हम इसको क्या पढ़ेंगे? अंग अह। हम ये नहीं पढ़ेंगे छोटी अंग या बड़ी अंग। हमारे पढ़ने का टोन जब भी हो वर्णमाला में जहां भी दिखे हमें पढ़ना चाहिए अंग अह। ठीक है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इनको ऐसे अपनी आदत में लाएं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा संशोधन करता हूँ, चीज़ों को समझाता हूँ, वो इसलिए भी क्योंकि आप सही सही चीज़ों को पढ़ें। ठीक साहब, चलिए, आशा उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी इतनी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और बाद बाकी चलो, कल एक डाउट आया था भैया, प्लीज़ देख लेंगे। कल मैंने एक चीज़ बताया था, वो ये बताया था, चलते चलते बता रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में। कल एक मैंने चीज़ बताई थी, वो ये बताया था आपको कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण के भेद मैंने आंसर दिया था 4। एक बच्चा पूछा था सर व्याकरण के भेद होते हैं, मैंने किसी टीचर से पढ़ा है व्याकरण के भेद, उसने 3 बताए हैं। ठीक है, तो भैया मैं फिर कह दे रहा हूँ, व्याकरण के भेद होते हैं भैया 4। ठीक है, बहुत सी किताबों में 3 लिखे हैं। वो 3 वो कौन कौन से मानते हैं? वर्ड विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार, ये 3। लेकिन वास्तविक तौर पर व्याकरण के 4 भेद होते हैं: वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। उसी छंद विचार में ही तो पढ़ते हैं हम, रस, छंद, अलंकार, उसी उसी का तो टॉपिक है, वो उसी के तो हिस्से हैं। जब वो अगर हिस्सा ही नहीं होगा व्याकरण का तो हम पढ़ेंगे कैसे उसको? है कि नहीं? व्याकरण में ही तो पढ़ते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए ना। ठीक है, 3 नहीं होते व्याकरण के भेद, 4 होते हैं। चलिए, बाद बाकी आपका कोई डाउट है, चीजें हैं तो पूछ लिया करिए। फोन नंबर मैं पहले आपको दे चुका हूँ, मैथ्स में भी जो भी है आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें यार। ठीक है, चलिए, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे करो प्लीज। ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे वर्ड के टाइप में चल रहे थे, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। अयोगवा की जानकारी हमने ले ली, अब स्वरों की जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलो स्वरों की जानकारी लेते हैं। स्वर, एक शब्द लिखा हुआ है स्वर। ठीक है, चलिए, तो स्वर की जानकारी के लिए आप सभी ने पता है, सबने पढ़ रखा है, लगभग मोस्टली 99.99 बच्चे जानते होंगे स्वर क्या होते हैं, सारी चीज़ें। मैं भी कुछ नया नहीं बताऊंगा, बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको समझा दूंगा जो अच्छी लगेंगी आपको। ठीक है, चलिए, तो अच्छा, 1 मिनट और, सॉरी, मैं क्या करता हूँ कि अयोगवा की एक बार आपको क्या कर देता हूँ, देख लो, और एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। अयोगवा की डेफिनेशन आप लिख लें, लिखिए। अयोगवाह, अयोगवाह मूल रूप से, क्योंकि ये आपको काम देंगे, मूल रूप से चिन्ह होते हैं, चिन्ह होते हैं, लेकिन ये चिन्ह, ये चिन्ह अपना अर्थ बनाने के लिए, अपना अर्थ बनाने के लिए, अपना अर्थ बनाने के लिए अ वर्ड की सहायता लेकर, अपना अर्थ बनाने के लिए अ वर्ड की सहायता लेकर अयोगवाह वर्ड बनाते हैं, अयोगवाह वर्ड बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे आप स्टार करके, इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या हिंदी में 2 होती है, 2 होती
ठीक है, इतनी सी चीज आप नोट करेंगे। ठीक, आशा उम्मीद है इतनी सी चीजें आपने नोट करी होंगी। और थोड़ा सा समय की सीमाएं हैं, ठीक है, समय थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम। मैं ये समझ लीजिए 30 मिनट की क्लास में आपको उतना पढ़ा देता हूँ जितना कोई टीचर लगभग मान के चलिए 1 घंटे की क्लास में, 1.25 घंटे की क्लास में पढ़ाता हुआ। ठीक है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड है, पढ़ाना ही पढ़ाना होता है मुझे, तो इतनी सारी बातें, क्योंकि यूट्यूब, ठीक है, 2 होती है। चलिए, ठीक, तो देखो व्याकरण के पोर्शन में आज इतना ही रखते हैं, स्वरों की चर्चा कल करेंगे, स्वर और व्यंजन दोनों, स्वर व्यंजन दोनों अच्छी तरीके से, और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। अब थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे और स्पीड पकड़ते चले जाएंगे, बट मुझे थोड़ी तसल्ली ये होनी चाहिए कि आप लोग, मतलब ये है व्यूज नहीं आ रहे, सीधी सी बात ये है, व्यूज नहीं आ रहे मतलब आप देख नहीं रहे, जितने लोग भी देख रहे हैं वो अच्छा सही है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम भी साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, बताओ, सबको जगाओ कि भाई इसका ही सर पढ़ाने लगे। ठीक है, इसका ही भाई कह सकते हैं, इसका ही भैया, इसका ही दोस्त। ठीक है, हाँ, पढ़ाने लगे और पढ़ो भाई। अब क्या दिक्कत है, अब तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, आपको पैसे भी नहीं देने। ठीक है, पढ़िए, अब तो आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपको इतने संसाधन मिल रहे हैं, अच्छे संसाधन, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है आपके साथ। ठीक है, पढ़ें अच्छे से। और मैंने आपसे ये कहा था कि व्याकरण और शब्दावली 2 पार्ट लेके चलते हैं, तो चलते चलते आगे के पार्ट में अब मैं आपको लेता हूँ शब्दावली का भाग। ठीक है, शब्दावली का पार्ट कुछ डिस्कशन करता हूँ मैं आपसे। मैंने पहले भी कहा था कि वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि जिस वीडियो में मैं आपसे ये कह दूँ ना कि बेटा अब मैं शब्दावली का पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो पार्ट मत छोड़ना, चाहे आप व्याकरण का पूरा पार्ट छोड़ो तो चलेगा, व्याकरण आपने कई बार पढ़ रखी होगी, कहीं भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, शब्दावली को जरूर, शब्दावली क्या है, ज्यादा समझने की चीज नहीं है, लेकिन देखने की चीज है, प्रैक्टिस की चीज है, बार बार देखने की चीज है, इससे ही आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, चले आते हैं हम अपनी शब्दावली में। चलिए, शब्दावली कहाँ गई है, आइए, शब्दावली हमारा एक क्या है, हिंदी भाषा का भाग है, और उसमें भी हम जो है एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक का नाम है शुद्ध वर्तनी, यानी कि कोई भी शब्द शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है, मानक रूप से शुद्ध क्या है। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक प्रश्न तो तय है ही, संभावना होती है दूसरे की भी, और यूपीएसआई में तो 2 आते ही आते निश्चित है। तो भैया ये जो पार्ट मैं अब लेके चल रहा हूँ, ये आपके यूपीएसआई यूपी पुलिस को दूसरा हिस्सा कवर करते हुए चल रहा है। ठीक है, ये भी आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूट्यूब पे मैं सारी चीज़ें आपको फ्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, अब थोड़ी सी आपके स्तर से मदद चाहिए मुझे, अब आप लोग मेरा सहयोग करें सारी चीज़ें। चलिए, देखो, शुद्ध वर्तनी एक टॉपिक है, इसमें आपको क्या होता है, इसमें 2 तरह से प्रश्न आ सकते हैं, या तो आपको एक ही शब्द के 4 ऑप्शन मिलेंगे एक तरह से, या हो सकता है चारों ही शब्द अलग अलग हों, और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए उपरोक्त सभी में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, या तो 4 ऑप्शन में से एक शब्द शुद्ध लिखा होगा, या ऐसा हुआ होगा कि 4 ऑप्शन में 3 शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा, तो वो अशुद्ध छटवा लेगा आपसे। ठीक है, तो शुद्ध की प्रैक्टिस कर लो तो अशुद्ध पता चल जाएगा। ठीक है, चले, अब क्या है, शब्द लिखा है, आपने ये शब्द कई बार पढ़े होंगे, अंताक्षरी, बताएं भाई, कमेंट कर करके बताएं क्या इसमें सही लिखा हुआ है, कौन सा शब्द इसमें सही लिखा हुआ है। ठीक है, इन सभी में से एक शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है अंताक्षरी एक कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है, जिसमें हम विभिन्न तरीके के टॉपिक्स पर क्या करते हैं, बहस करते हैं। एक तो आपकी अंताक्षरी वो है जो आप गाने की खेलते हैं, उसको आप अंताक्षरी बोल देते हैं, तो अंताक्षरी एक तरह का ग्रुप डिस्कशन भी होता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो गाने वाला ही अंताक्षरी मान के चलते हैं। ठीक है, हाँ,
सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई, बस ये आता है आपको। चलो देखो, ये 4 शब्द लिखे हैं, लगभग एक जैसे हैं। तो कुछ बच्चे मान रहे होंगे कि इसमें जो सही है वो पहला है, ठीक है। कुछ लोग इस पे जा रहे होंगे सर पहला इसमें सही लिखा है, लेकिन इसमें जो शुद्ध रूप है ना, हमें क्या चाहिए, वर्तनी भी चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए, शुद्ध चाहिए, सही चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें जो शुद्ध है ना, शुद्ध, वो है आपका तीसरा वाला शब्द। शब्द जो पढ़ा जाता है ना, वो पढ़ा जाता है सही, और लिखा भी जाता है ये। इसको हम उच्चारित करते हैं अंत्याक्षरी। क्या करते हैं, अंत्याक्षरी। हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, जिस बेल्ट में हम रहते हैं, ब्रज बोली जहां बोली जाती है, अंताक्षरी। क्या खेलेंगे, आओ भाई अंताक्षरी खेलेंगे। अंताक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम, अंत्याक्षरी। ये हमारा शुद्ध होना चाहिए। राइट आंसर जो है वो ये है भैया, तीसरा है। ये भैया नोट करते चले साथ के साथ कॉपी पे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज नोट करते चले, जो नोट करेगा उनको फायदा होगा, ये तय गारंटी है। एक भाई के तौर पे कह रहा हूँ भैया, जो भी देख रहे हैं प्लीज, आप जो भी भाई बहन दोस्त देख रहे हैं, प्लीज नोट करना चाहिए साथ के साथ, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा शब्दावली वाला भाग, ठीक है। दूसरा है भैया, इसमें से कोई एक शब्द शुद्ध है और उसका अर्थ होता है रिक्वेस्ट करना किसी से। हाँ ठीक है, चलिए ठीक, चलिए इसमें जो सही है वो सही है पहला ही, अनुग्रह। इस शब्द को जो पढ़ा जाता है वो ग्रह पढ़ा जाता है, इस शब्द को जो पढ़ा जाता है गृह पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, री की मात्रा है, इसमें क्या है, पूरा रा है, आधा ग है, गृह, ठीक है। चलिए आगे डिस्कशन करेंगे क्या चीजें हैं, या आगे डिस्कशन कर देंगे, हम बता देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 4 शब्द ये लिखे हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार रिपीटेड है, बहुत से यूपीएसआई यूपी पुलिस ऐसा कोई एग्जाम नहीं, जीडी वीडी यहाँ ये प्रश्न नहीं आया। 2 बड़े फेमस हैं, ठीक है। हाँ, तो ये एक क्या है, एक महिला कवि जो होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द, तो बताएं। तो इसका राइट आंसर जो होता है, राइट आंसर शुद्ध रूप से क्या लिखा जाता है, राइट आंसर होता है तीसरा, कवित्री, ठीक है। हाँ, कवि एक शब्द लिखा जाता है, वो लिखा जाता है कवि। कवि का मतलब होता है एक पुरुष व्यक्ति, ठीक है, जो कविता करता हो। लेकिन एक महिला जो कविता करती है वो क्या कहलाती है, कवयित्री कहलाती है, ठीक है। हाँ, ये सही मत कर देना दूसरा बहुत से बच्चे कर देते हैं, ये दूसरा कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है, ठीक है। अब आ जाओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत बहुत ज्यादा नोट करते चले भैया, सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी लोगों को लग रहा होगा कि ऊपर वाला शब्द सही लिखा हुआ है ना, लेकिन भैया ये गलत है, ये शब्द गलत है। लिखा हमने कई बार किताबों में ऐसे देखा होता है, लेकिन वास्तविक तौर पे ये शुद्ध वर्तनी है ना, शुद्ध वर्तनी, वो ये सही होती है, हमेशा ध्यान रखना। निरोग ये सही करेंगे आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में, ऊपर वाला ऑप्शन सही नहीं करेंगे, ऊपर वाला गलत होता है, ठीक है। वो शुद्ध वर्तनी नहीं है, वर्तनी तो है, शुद्ध नहीं है। बिना रोग के जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में निरोग कहलाता है, लेकिन हमने अपनी जर्नल भाषा में, जर्नल टोन में क्या कहते रहते हैं, निरोग। चलिए अगला शब्द है, इसमें भी बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा इस शब्द को पढ़कर कि इसमें पहला ऑप्शन सही है ना, इसका पहला ऑप्शन गलत है भैया, ठीक है, ये भी गलत है पहला। इसका जो शुद्ध रूप होता है भैया, शुद्ध रूप होता है यहाँ पे अहल्या। मैं ये ऑफलाइन बैचेस में बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि ये ऐसे नंबर होते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ बस प्रैक्टिस का ही खेल है, आप कितना प्रैक्टिस करके आए, कितनी चीजें शब्दावली में आंखों के सामने से निकाल के लाएं। बस पढ़ना इसमें कुछ है नहीं, रटना कुछ है नहीं, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आप। शुद्ध रूप जो होता है वो ये होता है भैया, अहल्या, ठीक है। हम जो पढ़ते हैं वो अहिल्या पढ़ते हैं, और उसी आधार पे हम ये भी टिक कर जाते हैं एग्जाम में। अहिल्या शब्द वो ऊपर वाला गलत है भैया,
शुद्ध रूप जो होता है ना वो ये सही है, तीसरा वाला। ठीक, चले बाद बाकी इससे आगे की बातें होंगी कल। बाद बाकी सेशन कैसा लगा सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। आने वाली क्लास जो होगी वो मैथ्स का होगा अगला लेक्चर। ठीक है, उसके लिए जैसे ही समय मिलेगा रिकॉर्ड करके तुरंत अपलोड कर देंगे। ठीक, आगे की बातें डिस्कशन करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, अपनी आकांक्षाएं शुभाशीष देते रहें। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मोटे रहें या पतले रहें, ये तो मेरी हमेशा आपसे आकांक्षा है। एकदम मस्त रहें, टेंशन फ्री रहें, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है ज़िंदगी में, है ना। एकदम अब तो मस्ती से पढ़ते रहिए सारी टेंशन। बाद बाकी आपको पता है यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए होली के बाद कुछ विशेष है आपके लिए, विशेष लेके आएंगे और अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को, है ना। तो यूपी पुलिस में तो मैं कोशिश करूंगा 4 महीने में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने लोग मुझसे पूरे यूपी में जहाँ से भी जुड़े हैं भैया, झांसी से एक बार, हाँ कहाँ है मेरा फ़ोन, एक मिनट, एक बार मैं देख लेता हूँ कि लोग लगभग जुड़े कहाँ कहाँ से हैं। लगभग बहुत से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी से, जहाँ से भी, मेरठ से, अमरोहा से, गोरखपुर से, प्रयागराज से, जहाँ से भी मैसेज आए हैं, जौनपुर से, सभी को मेरा सभी के लिए प्यार भरा आशीर्वाद है। आप अपनी लाइफ में ज़रूर ज़रूर सफलता पावें और मेरे लिए भी आप शुभाशीष आकांक्षाएं दे सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, ओके, नमस्कार।